Hey guys, welcome back to my channel Smiley Say Classes. I hope guys you all are going great and your study also. So guys हम अपना हमारा डिपॉजिट वाला है वो चैप्टर कर रहे हैं, ठीक है। और उस पर ये मेरी थर्ड वीडियो है। अभी तक हम लोग हाफ चैप्टर कवर कर चुके हैं और हाफ चैप्टर आज इस वीडियो के अंदर कवर हो जाएगा। सो ये हमारा चैप्टर उसके बाद क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग है जो नेक्स्ट फोर्थ चैप्टर है वो कवर करके चलेंगे। सो गाइज़ अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें बिकॉज ये उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। गाइज़ मैंने अपने चैनल के ऊपर देखा है, तुम लोग जो स्टूडेंट्स लोग क्या करते हैं वो आते हैं और वॉच करके वीडियो को चले जाते हैं विदाउट सब्सक्राइबिंग माई चैनल। जो 50% पब्लिक है जो मेरे चैनल पे वो विदाउट सब्सक्रिप्शन के देख के चले जाते हैं। तो गाइज़ अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइज़ सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें इफ़ यू लाइक इट। बिकॉज गाइज़ इससे क्या होता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है, फिर मैं नई नई वीडियो को बनाने के लिए क्या होती हूँ, इंक्रेज्ड होती हूँ, एनहेंस्ड होती हूँ। सो इट्स मोटिवेट मी। सो गाइज प्लीज़ subscribe my channel, like my video if you like my videos. Okay guys, so without wasting our time let's get started our chapter. So हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा चार्ज वाला चैप्टर कर रहे हैं जिसपे हम क्या करते हैं, चार्ज क्रिएट करते हैं कंपनी की एसेट्स के ऊपर, ठीक है। ये हमारा जो लोग है वो 6th चैप्टर है। अभी तक हम लोग इसके अंदर सेक्शन 77 और सेक्शन 80 हम लोग कर चुके हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन आता है वो आता है सेक्शन 78, ठीक है। तो सेक्शन 78 क्या बताता है, हम ये देख के चलते हैं। जो हमारा सेक्शन कौन सा है, 878, वो क्या बताएगा, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज बाय चार्ज होल्डर। यानी क्या होता है, मान लो कि चार्ज होल्डर कौन होता है, जिसने क्या किया हो कंपनी के ऊपर, ये कंपनी के एसेट्स के ऊपर क्या किया हो, चार्ज क्रिएट किया हो। अगर किसी केस में क्या होता है, कंपनी चार्ज क्रिएट नहीं करवाती यानी चार्ज रजिस्टर नहीं करवाती रजिस्ट्रार के पास, तो उस केस के अंदर जो हमारा चार्ज होल्डर होता है वो क्या करवाते लेता है, उस चार्ज को रजिस्ट्रार के पास, आरओसी के पास क्या करवाता है, रजिस्टर करवाता है। तो ये सेक्शन कौन सा है, 78, उसी के ऊपर डिफाइन है। देखो, नॉन रजिस्ट्रेशन या फिर डीले रजिस्ट्रेशन सीरियसली इफेक्ट द चार्ज होल्डर इंटरेस्ट। जहाँ पे क्या होता है कि चार्ज होल्डर का इंटरेस्ट क्या होता है वो अफेक्ट होता है, तो उस केस में क्या होता है, लो गेव द चार्ज होल्डर कंसेशन, यानी कि जो चार्ज होल्डर है उसको कोई भी क्या ना हो, नुकसान ना हो, उसको कोई भी लॉस ना हो अगर कंपनी ने चार्ज मतलब नहीं करवाया तो। इसलिए क्या करा है कि चार्ज होल्डर क्या कर सकता है, रजिस्टर करवा सकता है इन नेम ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी के नेम पे रजिस्टर करवा सकता है। अगर कंपनी क्या हो जाती है, फेल हो जाती है, कंपनी फेल हो जाती है अगर चार्ज आरओसी के पास रजिस्टर करवाने में, तो जो हमारा चार्ज होल्डर होता है वो क्या कर लेता है, उसको चार्ज करवाएगा, ठीक है। देखो, चार्ज क्रिएट करना प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है हमारी कंपनी की, बट अगर कंपनी फेल टू डू सो देन इन सच केसेस, जो अगर हमारा जो अगर कंपनी क्या हो जाती है, फेल हो जाती है 30 डेज के अंदर क्या करवाने में, चार्ज क्रिएट करवाने में, तो उस केस के अंदर जो चार्ज कौन क्रिएट करवाएगा, जो हमारा चार्ज होल्डर होता है वो चार्ज क्रिएट करवाता है, ठीक है। मे अप्लाई द रजिस्टर फॉर रजिस्ट्रेशन अलोन विद द इंस्ट्रूमेंट चार्ज विद प्रिस्क्राइब टाइम फॉर मैनर। यानी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारी किसकी होती है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारी कंपनी की होती है, ठीक है। किसकी होती है, कंपनी की होती है कि वो क्या करे, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की होती है कि वो क्या करे, चार्ज क्रिएट करवाए विद इन टाइम लिमिट, 30 डेज वाली टाइम लिमिट, जो भी हमने टाइम लिमिट है वो पड़ी थी उस टाइम लिमिट के अंदर। अगर क्या करवाती है चार्ज, अगर कंपनी रजिस्टर नहीं करवाती तो चार्ज होल्डर क्या करेगा, उसको क्या करेगा, जो एप्लीकेशन देगा, रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम चार्ज होल्डर, द रजिस्टर शैल गिव ए नोटिस टू द कंपनी। यानी कंपनी फेल होगी तो जो हमारा चार्ज होल्डर होगा वो क्या करेगा, आरओसी को कहेगा कि आरओसी कंपनी तो क्या नहीं करवा रही, रजिस्टर नहीं करवा रही, मैं रजिस्टर करवाना चाहता हूँ। तो उस केस में जो हमारा आरओसी होगा वो क्या करेगा, एप्लीकेशन जो हमें चार्ज होल्डर ने दी है वो क्या करेगी, कंपनी ट्रांसफ़र कर देगी, जो हमारा आरओसी है वो ट्रांसफ़र किसको कर देगा, कंपनी को। यानी जो हमारी एप्लीकेशन है वो अब किसको ट्रांसफ़र हो जाएगी, कंपनी को ट्रांसफ़र हो जाएगी। और अगर कंपनी कोई भी क्या नहीं दिखाती, कंपनी क्या करेगी, 14 डेज़ के अंदर कंपनी को रिप्लाई करना होता है अगर कोई उसे क्या है, ऑब्जेक्शन है तो। अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो वो क्या करे, 14 डेज़ के अंदर अंदर क्या है, रजिस्ट्रार को बता दे कि भाई हाँ इस प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट नहीं होना चाहिए, कोई डिफ़ॉल्ट फुट क्या है, चार्ज क्रिएट करवा रहा है या नहीं करवा रहा। तो अगर 14 डेज़ के अंदर कोई भी नोटिस कंपनी से रिसीव नहीं होता तो हम लोग ये मान लेते हैं कि ठीक है, कंपनी को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, और प्रिस्क्राइब फीस के अंदर हम लोग क्या करवा देते हैं, इसको सबमिट करवा देते हैं,
ठीक है। अगर क्या बोलती है कि रजिस्टर शैल नॉट अलो द रजिस्ट्रेशन बाय चार्ज होल्डर, यानी रजिस्टर है वो कब अलाउ नहीं करेगा हमारे चार्ज होल्डर को कि तुम रजिस्टर करवाओ, जब कंपनी के पास क्या होता है, रीजनेबल ग्राउंड होता है या फिर सफिशिएंट क्या होता है, कोज होता है कि हाँ भाई ऐसी एमरजेंसीज आ गई थी, इसकी वजह से हम लोग क्या नहीं करवा पाए, रिचार्ज जो चार्ज है वो रजिस्टर नहीं करवा पाए। तो उस केस में हमारा चार्ज होल्डर क्या नहीं करवा पाएगा, रजिस्टर नहीं करवा पाएगा, और कंपनी क्या करेगी, एक्सटेंडेड टाइम लिमिट का यूज़ करके क्या करवा लेगी, चार्ज को रजिस्टर करवा लेगी। ठीक है। मान लो कि हमारा जो रजिस्टर्ड चार्ज होल्डर था उसने क्या करवाया, आरओसी को इंटीमेट किया, आरओसी को एप्लीकेशन थी और जो फीस वगैरह पे करी, तो जितनी भी फीस उसने पे करी है या कोई एडिशनल फीस है उसने पे करी है, वो सारी की सारी क्या करेगा, कंपनी से रिसिप्ट करने का जो उसके पास है राइट रखता है, यानी रिकवर फ्रॉम कंपनी। वो जितनी भी फीस है वो सारी की सारी फीस क्या रिकवर करवा लेगा, कंपनी से रिकवर करवा लेगा। सो ये था हमारा सेक्शन 78। नाउ हम लोग डिस्कस करते हैं हमारा सेक्शन 79, एक्वाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू चार्ज अंडर द मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। यानी देखो कंपनी ने क्या कर दिया, किसी भी प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट करवा दिया, लेकिन उसके बाद वो क्या करवाना चाह रही है, टर्म्स कंडीशंस के अंदर चेंज करवाना चाह रही है, यानी क्या करवाना चाह रही है, मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन किस में, टर्म्स एंड कंडीशंस में। टर्म कंडीशन ऐसे बहुत सारी अपने को क्या है कंटेंट डिस्कस करने को मिलेगा, आगे बताया होगा कि मॉडिफिकेशन के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। ठीक है। तो उस केस के अंदर क्या होगा कि कंपनी के ऊपर ये जो सेक्शन 79 है वो अप्लाई हो जाएगा। फर्स्ट सिचुएशन तो ये होगी। सेकंड सिचुएशन क्या होगी, जब कोई भी कंपनी है ऑलरेडी चार्ज प्रॉपर्टी को क्या करी है, परचेज करी है। जैसे मैंने आपको पीछे एक एग्जांपल दिया था हम लोग लास्ट वीडियो के अंदर, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कोई कंपनी जैसे किसी का अंडरटेक कर रही है, तो उस पर क्या होगा कि ऑलरेडी उस पर किसी लोगों ने क्या किया होगा, चार्ज क्रिएट किया होगा, तो वो कंपनी क्या करवाएगी, अपने नाम पे रजिस्टर करवाएगी उस चार्ज को। तो ये दोनों जो सेक्शन केसेस है वो कहाँ आएंगे, हमारे सेक्शन 79 में आएंगे। देखो, एक्वाइजेशन बाय द कंपनी ऑफ एनी प्रॉपर्टी दैट इज ऑलरेडी सब्जेक्ट टू चार्ज, यानी कंपनी उस प्रॉपर्टी को एक्वाइड कर रही है जिसके ऊपर क्या है, पहले से ही चार्ज क्या हुआ है, लगा हुआ है, या फिर कंपनी क्या करवा रही है, टर्म्स एंड कंडीशंस में मॉडिफाई करवा रही है, तो उस केस के अंदर क्या हो जाएगा, हमारा जो सेक्शन 79 है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है। देखो कंपनी क्या करी है, एक्वायर्ड प्रॉपर्टी करी है सब्जेक्ट टू चार्ज, जिसके ऊपर पहले से ही चार्ज है। तो देख, प्रॉपर्टी वेयर चार्ज इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड इफ इट इज सोल्ड विद द परमिशन ऑफ द चार्ज होल्डर ऑफ द कंपनी, इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द कंपनी एक्वायरिंग इट गेट द रजिस्टर इन अकॉर्डेंट विद सेक्शन 77। इन अनदर वर्ड, द अर्लियर चार्ज शुड बी गेट वेकेंट एंड द प्लेस ऑफ न्यू चार्ज शुड बी रजिस्टर्ड बाय द एक्वायर। देखो एक एग्जाम्पल देती हूँ आपका। मान लो हमारे पास जो कंपनी है, रिलायंस कंपनी है, ठीक है। मान लो वो एक हाउस परचेज कर रही है, ठीक है। हाउस परचेज करी है, या फिर हाउस है तो आप यूँ मान लो एक फैक्ट्री परचेज करी है, ठीक है। एक फैक्ट्री परचेज करी है, और ये किसकी है, राम एंड कंपनी की ये फैक्ट्री है, और इस पे क्या है, एसबीआई बैंक ने चार्ज क्रिएट किया हुआ है। ठीक है। तो अब एसबीआई बैंक की परमिशन से राम एंड कंपनी ने क्या किया, ये फैक्ट्री किसको सेल कर दी, आरआईएल को सेल कर दी, यानी रिलायंस कंपनी को सेल कर दी। तो अब रिलायंस कंपनी क्या करेगी, जो ये एसबीआई ने चार्ज है, तो वो चार्ज क्या करेगी, अब रिलायंस कंपनी अपने नाम पे रजिस्टर करवाएगी। ठीक है। तो इस फैक्ट्री के ऊपर जो भी एसबीआई का चार्ज था वो अपने नेम पे रजिस्टर करवाना, यही क्या है हमारा चार्ज का कंसेप्ट है, यानी फर्स्ट केस हमारा। ठीक है। उसके बाद आता है मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज, व्हेन द चार्ज टर्म्स के अंदर चेंज होता है तब क्या होगा। देखो मॉडिफिकेशन के अंदर क्या क्या आता है, मॉडिफिकेशन इंक्लूड वेरिएशन इन टर्म्स एंड कंडीशंस, यानी जो चार्ज क्रिएट करने की जो एग्रीमेंट की जो टर्म्स कंडीशन थी वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रही है, या फिर कोई भी म्यूचुअल एग्रीमेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ, यानी लॉ की कुछ रिक्वायरमेंट आ गई, उसकी वजह से हमको कुछ चेंज करना पड़ा है, या फिर कोई भी हमारा ऑपरेशन है उन सब में चेंज हो गया, तो उसकी वजह से हमें क्या करवाना पड़ रहा है, चेंज करवाना पड़ रहा है, तो वो क्या होगा, मॉडिफिकेशन। देखो कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं हमें गाइज, ये आप शॉर्ट नोट आपको लिखना इस पे आ सकता है कि कुछ मॉडिफिकेशंस के एग्जांपल्स बताओ, 2 नंबर में आपसे पूछ लिया या फिर 3 नंबर में, 4 नंबर में, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है। तो एग्जाम्पल कौन कौन से, देखो अगर हम टर्म एंड कंडीशन में चेंज कर रहे हैं एग्रीमेंट की, तो एग्जिस्टिंग जो एग्रीमेंट है उनकी टर्म एंड कंडीशन के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो वो भी क्या कहलाएगा, मॉडिफिकेशंस कहलाएगा। ठीक है। अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई भी लिमिट इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हैं, तो वो भी किसके अंदर आ जाएगा, मॉडिफिकेशन के अंदर आ जाएगा। मतलब किसी भी टाइप से हम लोग क्या कर रहे हैं, मान लो कि जो फैक्ट्री के ऊपर हमने लोन लिया हुआ था, इसमें एग्रीमेंट एनहेंसिंग और डिक्रीजिंग द लिमिट, मान लो एक फैक्ट्री थी 10 करोड़ की, ठीक है। उस पर एसबीआई ने क्या किया हुआ था, चार्ज क्रिएट किया हुआ था 2 करोड़ का। अब क्या कर रही है कंपनी, या तो ये चार्ज कर लो, मान लो एसबीआई 1.5 करोड़ का कर रही है, या फिर ये 3 करोड़ का कर रही है, मतलब लिमिट को कम या ज़्यादा कर रही है, तो उस केस के उसको भी हम क्या बोलेंगे, मॉडिफिकेशन बोलेंगे। ठीक है।
पैरी पासु चार्ज मतलब क्या कर रहे हैं, दोनों की म्यूचुअल कंसेंट से अगर कोई भी मॉडिफिकेशन हो रहा है तो वो कौन सा आएगा, पैरी पासु चार्ज। पैरी पासु का क्या मतलब होता है, देखो A charge holder is entitled to portion share in property mortgage when seized or charge holder will become second charge holder। देखो पैरी पाशु का क्या मतलब होता है, मान लो ये 10 करोड़ वाली जो हमने प्रॉपर्टी ली थी, 2 करोड़ पे एसबीआई ने चार्ज लगा रखा था। अब क्या होता है, एक कंपनी और लोन लेना चाहती है इसी बिल्डिंग पे, यानी 8 करोड़ तो अब ये चार्ज फ्री है। तो इसके अंदर केस के अंदर क्या होगा कि म्यूचुअल कंसेंट यानी एसबीआई की म्यूचुअल कंसेंट हमने ले ली है, और उसके बाद हम लोग मान लो 4 करोड़ का जो हमारा आईसीआईसीआई बैंक है वो क्या कर रहा है, इस पर चार्ज क्रिएट कर रहा है, तो वो इस पर चार्ज क्या है क्रिएट कर सकता है। तो ये बात क्या है, पैरी पासु। तो ये भी क्या कहलाएगा, मॉडिफिकेशन कहलाएगा। ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट रेट में हम लोग चेंज कर रहे हैं, या फिर रीपेमेंट टर्म के अंदर चेंज कर रहे हैं। मान लो पहले था कि 2 साल में आपको लोन पे करना है, अब हमने चेंज करके 3 साल कर दिया, या 4 साल कर दिया, या फिर 1 साल कर दिया। यानी मान लो इंटरेस्ट रेट पहले 10% थी, हमने अब 12% कर दी या 8% कर दी, तो वो भी क्या कहलाएगा, सारा मॉडिफिकेशन कहलाएगा। और अगर कोई भी प्रॉपर्टी है वेयर द पार्शियल रिलीज, यानी मान लो ये 10 करोड़ वाली प्रॉपर्टी थी, ठीक है, अब एसबीआई ने बोला ठीक है हम लोग क्या करते हैं, 5 करोड़ की प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट करते हैं, 5 करोड़ की प्रॉपर्टी हम फ्री कर रहे हैं, तो वो भी क्या होगा, हमारा रिलीज, यानी उसको चार्ज फ्री कर दिया, तो वो भी क्या कहलाएगा, मॉडिफिकेशन कहलाएगा। ठीक है। अब क्या करेंगे, मॉडिफिकेशन के लिए जो हमारी कंपनी है वो क्या करेगी, रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन देगी, और रजिस्ट्रार क्या कर देगा, मॉडिफिकेशन का सर्टिफिकेट इशू कर देगा CGH3 फॉर्म में, कि हाँ कंपनी ने जो जो मॉडिफिकेशन किया है वो वेल एंड गुड है, और हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सर्टिफिकेट इशू कर दिया। तो ये क्या है, हमारी एक पूरी प्रोसेस हमें डिफाइन की हुई है सेक्शन 79 के अंदर। ठीक है। जो किसके बारे में बताता है, हमें चार्ज मॉडिफिकेशन करना टर्म्स कंडीशंस के अंदर, और ऐसी प्रॉपर्टी को एक्वायर्ड करना जिसके ऊपर क्या था, चार्ज पहले से ही लगा हुआ था। उसके बाद हमारे पास आता है सेक्शन 82 हमें किसके बारे में बताता है, कंपनी टू रिपोर्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्जेज, यानी कंपनी टू रिपोर्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्जेज। ठीक है। तो कंपनी क्या करेगी, एक रिपोर्ट देती है कि हाँ हम लोग सेटिस्फाई, देखो सेटिस्फेक्शन का क्या मतलब होता है, पहले आप वो देखो। Satisfaction happen when the amount is not repaid but the assets or equal वैल्यू इज ऑफर्ड इन रिप्लेसिंग ऑफ प्रॉपर्टी बिगिन रिलाइज फ्रॉम चार्ज। यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, अमाउंट नहीं पे कर रहे। मान लो पहले क्या था, हमने एसबीआई को एक फैक्ट्री क्या दी हुई थी, चार्ज के लिए दी हुई थी, लेकिन अब हम एसबीआई को बोल रहे हैं कि ये फैक्ट्री तो तुम रिलीज कर दो, इसकी जगह क्या कर लो, ये बिल्डिंग तुम इस चार्ज पे लगा लो। यानी फैक्ट्री को उसके बदले में हम दूसरी प्रॉपर्टी दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ है, सेटिस्फेक्शन। यहाँ पे सेटिस्फेक्शन का मतलब ये लिया हुआ है। तो देखो सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज, यानी हम क्या कर रहे हैं, सेटिस्फेक्शन ला रहे हैं, मतलब एक असेट्स को देकर दूसरी असेट्स चार्ज के अंदर रखवा रहे हैं। A company to give intimation of payment or satisfaction in full or any charge earlier registered to the register in prescribed form। prescribed form कौन सा आ गया, फॉर्म नंबर देखो, फॉर्म नंबर हमें कौन सा दिया हुआ है यहाँ पे, फॉर्म नंबर CHG4। ठीक है। तो CHG फॉर्म के अंदर 4 के अंदर क्या कर रही है हमारी कंपनी, रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन दे रही है, सर्टिफिकेट मतलब रजिस्ट्रार को बता रही है कि भाई हमने ये प्रॉपर्टी फ्री करवा के ये प्रॉपर्टी क्या कर दी है, चार्ज के अंदर दे दी है, तो आप ये मॉडिफिकेशन है वो रख लो। एक्सटेंडेड पीरियड, ठीक है, तो वही पीरियड इसमें 30 डेज के अंदर इंटीमेट करना, 300 डेज वाली जो हमने लिमिट पीछे पढ़ के आए हैं वो सारी लिमिट यहाँ पे क्या हो रही है, सेम टू सेम अप्लाई हो रही है। तो ये आप पढ़ लेना। उसके बाद आता है नोटिस टू द होल्डर ऑफ चार्ज बाय द रजिस्ट्रार। अब रजिस्ट्रार क्या करेगा, नोटिस देगा, किसको देगा, जिसने कि 14 डेज के अंदर, देखो जो अब जो हमारा एसबीआई बैंक है, जो हमारा रजिस्ट्रार होगा वो उस एसबीआई बैंक को क्या देगा, नोटिस देगा। एसबीआई बैंक को बोलेगा कि हमारे पास ऐसी ऐसी रिक्वायरमेंट आई है, एप्लीकेशन आई है कि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, सेटिस्फेक्शन करना चाह रहे हैं। तो उस केस में होगा, हमने एसबीआई को एप्लीकेशन दे दी रजिस्ट्रार ने, अब एसबीआई को अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो वो 14 डेज के अंदर बता दे। अगर 14 डेज़ के अंदर बता दिया तब तो हम क्या करेंगे, इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और अगर हमने 14 डेज़ के अंदर एसबीआई ने कुछ भी नहीं बोला, मतलब एसबीआई को क्या है, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, यानी एसबीआई हैव नो ऑब्जेक्शन, तो इस केस के अंदर क्या होगा, जो हमारा चार्ज है सेबी के जो आरओसी के पास जो रिक्वायरमेंट आई है वो क्या हो जाएगी, वो चार्ज को क्या कर देगी, सेटिस्फाई कर देगी, और उसको क्या कर देगी, रिकॉर्ड कर देगी। ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा सेक्शन 82। उसके बाद देखो सेक्शन 82 के अंदर क्या आता है, अगर चार्ज होल्डर क्या करता है, कोई भी, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर चार्ज होल्डर कोई भी क्या है कोज नहीं बताता, वो बताता है कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो ही शैल इन्फॉर्म द कंपनी हैव डन और हाउ एवर नो नोटिस रिक्वायर्ड टू बी सेड इन केस ऑफ इंटीमेशन टू रजिस्टर स्पेसिफाई फॉर्म साइन बाय चार्ज होल्डर। तो वो क्या होगा, जो हमारा नोटिस होगा वो चार्ज होल्डर क्या करेगा, CGT जो CHG फॉर्म है वो उसे साइन करके वापस रजिस्टर को भेज देगा कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है।
और अगर कोई भी क्या होता है कि कोई भी रीज़न या फिर मतलब रजिस्टर जो एसबीआई बैंक है वो बताता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उसका रीज़न क्या होगा, रीज़न रिकॉर्ड करके वो क्या भेज देगा, रजिस्ट्रार के पास भेज देगा। और रजिस्ट्रार किसको इन्फॉर्म करेगी, कंपनी को इन्फॉर्म करेगी भाई हम आपका ये चार्ज है वो रजिस्टर नहीं कर सकते, क्योंकि जो आपका चार्ज होल्डर है यानी कौन, एसबीआई, उसको क्या है प्रॉब्लम है इस चार्ज से, तो हम लोग ये नहीं करेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है तो CHG 5 फॉर्म के अंदर क्या होगा, रजिस्टर क्या ROC क्या कर देगा, एक सर्टिफिकेट इशू कर देगा कि ठीक है हमने आपका जो सेटिस्फेक्शन था वो क्या कर दिया, अप्रूव कर दिया। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, जो हमारी कंपनी है 8 साल यानी 8 ईयर तक ये सारे डॉक्यूमेंट्स को क्या करेगी, अपने पास कैप्ट करके चलेगी। यानी 8 साल तक अपने डॉक्यूमेंट को अपने पास रखेगी, उनको डिस्कार्ड नहीं करेगी। जैसे हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखने की रिक्वायरमेंट होती है और ऑडिटर को अपने ऑडिट पेपर डॉक्यूमेंट रखने की रिक्वायरमेंट होती है, तो वैसे ही क्या है यहाँ पर 8 साल तक कंपनी इन डॉक्यूमेंट को क्या नहीं करेगी, डिस्कार्ड नहीं करेगी, डिस्पोज ऑफ नहीं करेगी, रिमूव नहीं करेगी। फिर उसके बाद आता है पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू मेक एंट्री सेटिस्फेक्शन रियलाइज इन एब्सेंस ऑफ इंटीमेशन फ्रॉम कंपनी। ठीक है, तो अब रजिस्ट्रार की कुछ पावर बताई हुई है ROC की, यानी कोई ROC क्या कर सकता है, फर्दर एक्सप्लेनेशन इन्फॉर्मेशन क्या कर सकता है, कंपनी से मंगवा सकता है। ठीक है, देखो अब कंपनी ने क्या किया कि जो हमारा सेटिस्फेक्शन था, मतलब एक असेट्स के बदले दूसरी असेट्स को चेंज कर लिया, लेकिन उसने इंटीमेट नहीं किया, किसने, ROC को इंटीमेट नहीं किया। तो अब कंपनी की जो क्या क्या, जो रजिस्ट्रार की क्या क्या पावर है, देखो सेक्शन 83 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 empowered द रजिस्ट्रार टू मेक एंट्री विद रिस्पेक्ट टू द सेटिस्फेक्शन एंड रिलीज ऑफ चार्ज इवन इफ नो इंटीमेशन हैज बीन रिसीव फ्रॉम द कंपनी। यानी कंपनी ने क्या किया, कोई भी सेटिस्फेक्शन कर लिया, ठीक है, लेकिन उसके बारे में कंपनी ने क्या किया, ROC को इन्फॉर्म नहीं किया। तो अब ROC को इन्फॉर्म नहीं किया तो ROC क्या कर सकती है, अगर ROC को कहीं से खबर मिलती है तो ROC क्या करेगी, खुद ब खुद उसमें एंट्री कर देगी अपने रिकॉर्ड्स के अंदर कि हाँ भाई इस बंदे ने क्या किया, सेटिस्फेक्शन किया है, इस बंदे ने क्या किया, अपनी टर्म्स कंडीशन को चेंज किया है। अगर कंपनी खुद इंटीमेट नहीं करती तो ROC क्या हो सकती है, हिमसेल्फ क्या कर देगी, उसको चेंज कर देगी, एंट्रियाँ नई रिकॉर्ड कर लेगी। ठीक है, सिचुएशन वुड अराइज वेयर प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू चार्ज इज सोल्ड टू अ थर्ड पार्टी एंड नाइदर द कंपनी नोट द चार्ज होल्डर हैज इंटीमेट। यानी जो चार्ज कंपनी थी वो क्या, जो चार्ज प्रॉपर्टी थी तो वो क्या हुई, हमने किसी तीसरी थर्ड पार्टी को सेल कर दी। यानी मान लो जो 10 करोड़ वाली हमारी फैक्ट्री थी वो क्या करे, कंपनी ने मान लो किसी पर्सन को बेच दी, ठीक है, मान लो किसी दीपक नाम के पर्सन को बेच दी। लेकिन कंपनी ने क्या किया, ना तो एसबीआई ने और ना ही हमारी कंपनी ने रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म ही नहीं किया कि हमने वो प्रॉपर्टी क्या कर दिया है, सेल कर दिया है। तो इस केस के अंदर क्या होगा, जो हमारा जो रजिस्ट्रार है वो खुद बर खुद क्या कर सकता है, एंट्रियाँ पास कर सकता है। ठीक है, तो अगर कंपनी ने क्या किया, सेक्शन का डिफॉल्ट किया तो उसके लिए कुछ पेनल्टीज लगेंगी, वो हमें आगे पढ़ने को मिलेंगी। According with the respect any registered charge, evidence is shown to the satisfaction of the charge that debt secured charge has been paid or satisfied wholly or in part of the property undertaking charge have been taken, relies from the charge or ceases to from the part of the company property undertaking, then he may either in registered charge memorandum or satisfaction that। देखो जब भी हम कोई चार्ज क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो जो चार्ज क्रिएट करने के बाद हम कोई भी चेंज कर रहे हैं, लेकिन हमने रजिस्ट्रार को क्या नहीं किया, उस चार्ज के बारे में इन्फॉर्म नहीं किया, और रजिस्ट्रार को कहीं से भी कुछ भी एविडेंस मिलता है तो रजिस्ट्रार देखेगा कि कंपनी के जो डेप्ट हैं वो क्या हो रहे हैं, सारे के सारे सेटिस्फाइड हो रहे हैं, यानी कंपनी ने जो लोन लिया हुआ है उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही। पार्ट और प्रॉपर्टी और अंडरटेकिंग हैज़ बीन रियलाइज्ड फ्रॉम द चार्ज और हैज़ सीजेस टू फ्रॉम पार्ट ऑफ द कंपनी प्रॉपर्टी और अंडरटेकिंग। और क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि जो कंपनी के डेप्ट है वो क्या हो रहे हैं, सेटिस्फाइड हो रहे हैं। और कंपनी का अगर कोई भी जो चार्ज क्रिएट हुआ था, अगर हमने क्या किया, किसी प्रॉपर्टी को रिलाइज किया है, रिलीज किया है, यानी उसके ऊपर से चार्ज हटा दिया, तो उस केस में अंदर होगा, हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे इससे कंपनी की प्रॉपर्टी, मतलब कंपनी को कोई तो लॉस नहीं हो रहा, और जो कंपनी का जो चार्ज होल्डर है उन सब में से किसी के भी राइट है वो मतलब उनको क्या नहीं हो रहा, राइट इफेक्ट नहीं हो रहा, यानी पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी और अंडरटेकिंग हैज़ बीन रियलाइज फ्रॉम द चार्ज और हैज़ बीन सीज टू फॉर्म द पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी और अंडरटेकिंग। यानी कौन सी प्रॉपर्टी कंपनी ने रियलाइज करी है और कौन सी प्रॉपर्टी कंपनी ने क्या करी है, वापस से एक्सेप्ट करी है। यानी इसके ऊपर क्या होगा, हम लोग देखेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी, यानी पहले फैक्ट्री थी अब हम लोग बिल्डिंग दे रहे हैं, तो वो देखेंगे कि बिल्डिंग का कितना पार्ट हमने सीज किया है या फिर फैक्ट्री का कितना पार्ट हमने रिलीज किया, तो ये सारा कुछ हम लोग देख के चलते हैं उसमें।
ये रहा। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि इसके अंदर हम देखेंगे कि जो पावर्स हैं किसकी, पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू मेक एंट्री इन द रजिस्टर चार्ज अंडर सेक्शन 83, अदरवाइज द रिसिप्ट ऑफ इंटीमेशन फ्रॉम द कंपनी इवन इफ नो इंटीमेशन इज रिसीव बाय द कंपनी। यानी रजिस्ट्रार की क्या है पावर है, वो क्या कर सकता है एंट्रियाँ बना सकता है, जब एंट्रियाँ क्या कर सकता है अपने सिस्टम में पुट कर सकता है जब अगर हमारी जो कंपनी है और जो हमारा चार्ज होल्डर है उसने क्या नहीं किया हो, इंटीमेट ना किया हो कंपनी को। और जो हमारा रजिस्ट्रार होगा बाद में वो क्या कर देगा, अफेक्टेड पार्टियों को इन्फॉर्म कर देगा, क्या कर देगा, इफेक्टेड पार्टियों को इन्फॉर्म कर देगा कि जो आपकी जो कंपनी है उसने क्या किया है, वो क्या करेगा इफेक्टेड पार्टियों को इन्फॉर्म करेगा। कौन सा पेज, ठीक है, जो हमारा रजिस्टर था वो क्या कर देगा इफेक्टेड पार्टियों को बाद में इन्फॉर्म कर देगा। ये रहा, सॉरी, हाँ ये रहा। तो रजिस्टर क्या करेगा, हमारी इफेक्टेड पार्टीज थी उनको क्या करेगा विद इन 30 डेज इन्फॉर्म कर देगा कि मैंने तुम्हारे जो है ये चेंज कर दिया है। और उसके बाद क्या कर देगा, वो सर्टिफिकेट इशू कर देगा चेंज का कि जितना भी हमने चेंज किया है CGH5 फॉर्म के अंदर वो सारा क्या कर देगा सर्टिफिकेट इशू कर देगा कि ठीक है। देखो इसके अंदर हमने क्या देखा सेक्शन 83 के अंदर, यानी हमारी कंपनी ने या फिर हमारे चार्ज होल्डर ने कोई भी सेटिस्फेक्शन का एग्रीमेंट किया जिसके बारे में कंपनी को उन लोगों ने इंटीमेट नहीं किया, तो सॉरी रजिस्टर को इंटीमेट नहीं किया, तो हमारा रजिस्टर क्या करेगा खुद से क्या कर देगा एंट्रियाँ पास कर देगा। और 30 डेज के अंदर अंदर क्या करेगा, जो हमारे इफेक्टेड पार्टी हैं यानी जो हमारी कंपनी और चार्ज होल्डर है उनको बता देगा कि हमने ये चेंज कर दिए हैं। ठीक है, और जो भी चार्ज क्रिएट किया है उसके अंदर देखिए कि डेप्ट की अमाउंट है वो सेटिस्फाइड हो रही है, और क्या होगा जो कौन सी एसेट्स रिलाइज हुई है और कौन सी रिलीज हुई है और कौन सी एसेट्स क्या हुई है वापस से सीज हुई है उनके बारे में वो देखेगा। उसके बाद आता है इंटीमेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर और मैनेजर। ठीक है, ये कौन सा है हमारा सेक्शन 84। उसके बाद हमें पढ़ने को मिलेंगी पनिशमेंट्स। सो ये देखते हैं इंटीमेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर और मैनेजर। ठीक है, सेक्शन 84 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 डील विद द अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर और मैनेजर एंड गिविंग द इंटीमेशन डेयर थ्रू कंपनी और रजिस्टर। मतलब अगर क्या है कंपनी की कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसको डिसॉल्व करने के लिए मतलब उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए अगर क्या किया है कोई रिसीवर अपॉइंट किया गया है या फिर कोई मैनेजर अपॉइंट किया हुआ है लिक्विडेशन के लिए, तो वो क्या होगा हमें कंपनी इंटीमेट देयर ऑफ टू द कंपनी एंड द रजिस्टर को हम लोग क्या करेंगे इंटीमेट करेंगे अकॉर्डिंगली। If a person obtain any order for appointment or receiver or person managing the property which is subject to a charge, if the person appointing such receiver or person undertaking any power contained in the instrument। देखो अब क्या हुआ कि कंपनी ने क्या किया, कोई भी डिफॉल्ट कर दिया, मान लो लोन वगैरह पे नहीं किया, तो SBI क्या कर रही है उस कंपनी को डिस्पोज ऑफ कर रही है, उस कंपनी को उस जो प्रॉपर्टी को क्या कर रही है डिस्पोज ऑफ कर रही है। ठीक है, प्रॉपर्टी को क्या कर रही है डिस्पोज ऑफ कर रही है, तो उस केस लिए वो क्या कर रही है या तो कोई रिसीवर अपॉइंट कर रही है या फिर कोई मैनेजर अपॉइंट कर रही है। तो उसके बारे में वो जो SBI है वो किसी किसी इन्फॉर्म करेगी, कंपनी को भी इन्फॉर्म करेगी और रजिस्ट्रार को भी इन्फॉर्म करेगी। यानी कोई पर्सन ने ऑब्टेन किया ऑर्डर अपॉइंट करने का किसको, रिसीवर को और मैनेजर को, फॉर द प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू सच चार्ज, यानी उस प्रॉपर्टी के लिए जिसपे क्या था चार्ज क्रिएट था। तो जो जो पावर है जो इंस्ट्रूमेंट के अंदर यानी जो एग्रीमेंट था हमारा जिस उसके अंदर जो पावर लिखी हुई थी वो सारी पावर किसको मिल जाएगी, इस रिसीवर को मिल जाएगी। और ठीक है, कंपनी क्या करेगी विद इन 30 डेज के अंदर अंदर क्या करेगी रजिस्ट्रार को और जो हमारा कंपनी है उसको इंटीमेट कर देगी कि मैंने क्या कर लिया है अपॉइंट कर लिया है, कौन अपॉइंटमेंट हो गया है, यानी फ्रॉम द पासिंग ऑफ द ऑर्डर मेकिंग ऑफ द अपॉइंटमेंट, यानी उसने क्या कर लिया अपॉइंट कर लिया किसको, रिसीवर को अपॉइंट कर लिया है। इन रिटर्न द रजिस्टर शैल ऑन द पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब क्रेडिट पर्टिकुलर रिसीवर पर्सन इंस्ट्रूमेंट रजिस्टर्ड चार्ज। यानी ठीक है, उसके बाद आता है और जो पर्सन अपॉइंट हुआ है, ठीक है, अफेक्ट ऑफ द कंपनी रजिस्टर इन टर्न रजिस्टर शैल सच शैल नोटिस। ठीक है, तो इन ये क्या बोल रहे हैं, सीजिंग टू होल्ड सच अपॉइंटमेंट द पर्सन अपॉइंटेड एज अबो शैल गिव ए नोटिस टू द इफेक्ट ऑफ द कंपनी। यानी जो पर्सन अपॉइंट हुआ है वो क्या करेगा नोटिस देगा कंपनी को कि क्या अफेक्ट आ रहे हैं इसके कंपनी और रजिस्टर को, और इन टर्न द रजिस्टर शैल रजिस्टर सच नोटिस। ठीक है, देखो इस सेक्शन के अंदर हमने ये डिस्कस करने को मिला कि जो हमारी कंपनी है वो जो हमारा चार्ज होल्डर है वो क्या कर रहा है या तो रिसीवर अपॉइंट कर रहा है या फिर मैनेजर अपॉइंट कर रहा है, तो उस केस के अंदर वो क्या करेगा 30 डेज के अंदर किसको बता देगा, कंपनी को बता देगा और रजिस्ट्रार को बता देगा। और जो हमारा रिसीवर होगा वो क्या करेगा जो हमारा रिसीवर होगा वो क्या करेगा रजिस्ट्रार को एक नोटिस देगा कि मैं अपॉइंट हुआ हूँ, और उसे रजिस्ट्रार को जो रजिस्टर है उस नोटिस को क्या करेगी रिकॉर्ड करके चलेगी।
उसके बाद आता है पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन। देखो अगर कोई भी कंपनी ने डिफ़ॉल्ट किया, if the company contravene any provision of relating to the registration of charge, modification, satisfaction और charge punishable, यानी उसने क्या किया, इंटीमेट नहीं किया, कोई भी सेटिस्फेक्शन कर लिया, कोई चेंज कर लिया, टर्म्स कंडीशन के अंदर मॉडिफिकेशन कर लिया, लेकिन आरओसी को क्या नहीं किया, उसने इंटीमेट नहीं किया, तो कंपनी के ऊपर कितना 1 लाख से लेकर मिनिमम 1 लाख और मैक्सिमम 10 लाख तक की क्या लगेगी, पेनल्टीज़ लगेंगी। और जिन ऑफिसर ने डिफ़ॉल्ट किया है उनके ऊपर क्या लगेंगी, पेनल्टीज़ लगेंगी। कितनी, मिनिमम 25,000 से लेकर मैक्सिमम 1 लाख और बोथ, ठीक है। और पनिशेबल क्या हो गया, 6 मंथ का उनको क्या हो सकती है, जेल हो सकती है। गाइस मैं इसमें पेनल्टीज़ याद रखने में आपको कोई हेल्प नहीं कर सकती है, तो आपको रटनी पड़ेंगी, बिकॉज इनके ऊपर वैसे तो एग्जामिनर कभी सीधा क्वेश्चन नहीं पूछता कि 86 के अंदर कौन सी पेनल्टीज़ है, बट आपको केस स्टडीज़ के अंदर कोई पॉइंट पूछ ले कि मतलब इस सेक्शन के अंदर क्या क्या पेनल्टीज़ हैं, तो वो आपसे पूछी जा सकती है, तो वो हमें देखनी पड़ेगी। उसके बाद क्या आता है, विद द इंसर्शन ऑफ सब सेक्शन 2 क्लोज 25 सेक्शन 447 रिलेटिंग टू पनिशमेंट, यानी अगर किसी पर्सन ने कोई भी डिफ़ॉल्ट किया है, यानी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करवाई है, या फिर नोविंगली और सुपरसली मटेरियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई है, तो उसके ऊपर कौन सी पेनल्टीज़, 447 की पेनल्टीज़ अप्लाई हो जाएंगी। गाइज ये 447 क्या है, एक हमारा अलग से सेक्शन है जो क्या बताता है, हमें फ्रॉड के लिए पेनल्टीज़ बताता है। किसके लिए पेनल्टी बताता है, फ्रॉड के लिए पेनल्टी बताता है। तो ये वाला सेक्शन है वो हम क्या करेंगे, एक अलग वीडियो के अंदर कवर करके चलेंगे। मैं सेक्शन 447 के ऊपर आपको एक अलग वीडियो बता दूंगी, जिसके अंदर मैं आपको फ्रॉड की पेनल्टी का पूरा डिस्कशन दे दूंगी, तो ये हम वहाँ कवर कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है रेक्टिफिकेशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। देखो ये कोई इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे नहीं लगता, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट हम लोग देख के चलेंगे, हम लोग छोड़ के कुछ भी नहीं चलेंगे। गाइस इस चैप्टर से आपके पास मैक्स टू मैक्स आप मान के चल सकते हो 4 to 5 मार्क्स की क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ सकता, मतलब मैक्स टू मैक्स आप 4 to 5 मान के चलो, इससे ज़्यादा आने के कोई भी चांसेस नहीं है। ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सो यहाँ पे क्या होता है, रेक्टिफिकेशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। देखो अगर कोई भी क्या किया है, कंपनी ने डिफ़ॉल्ट किया है, ठीक है, तो उस केस के अंदर डिफ़ॉल्ट को जो हमारा सीजी है वो क्या कर सकता है, रेक्टिफाई कर सकता है, यानी उस डिफ़ॉल्ट को क्या कर सकता है, सही बात बता सकता है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रेक्टिफाई कर सकती है रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज इन फॉलोइंग केस ऑफ डिफॉल्ट, यानी डिफॉल्ट है लेकिन फिर भी क्या कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको सही कर रही है, तो वो कैसे करेगी, वेयर देयर वाज ए ओमिशन इन गिविंग इंटीमेशन टू द रजिस्ट्रार, यानी हमने क्या किया, जो हमने पढ़ा था, कौन सा सेक्शन, सेक्शन नंबर था कौन सा हमारा, ये रहा 84, यानी रजिस्ट्रार को क्या नहीं मिली, इंटीमेशन नहीं मिली, तो उस केस के अंदर हमारा यहाँ पे क्या बताया कि अगर कोई भी इंटीमेशन है, कोई भी इंटीमेशन है हम लोग नहीं देते हैं विद इन स्पेसिफाइड टाइम के अंदर, लेकिन क्या किया उसके बाद हमने क्या ले ली, इंटीमेट कर दिया, तो भी क्या होगा, हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, उसको रेक्टिफाई कर सकती है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेक्टिफाई कर दिया तो फिर हम पे कोई भी डिफॉल्ट की पेनल्टी अप्लाई नहीं होगी। अगर हमने कोई भी क्या किया, ओमिशन किया, मिस स्टेटमेंट किया, फाइलिंग ऑफ एनी प्रीवियस, मतलब किसी भी हम कोई भी फाइलिंग करनी थी वो हमने रजिस्ट्रार के पास फाइल नहीं की, रिलेटिंग टू मॉडिफिकेशन से, यानी हमने कुछ मॉडिफिकेशन किया तो उसमें, या फिर हमने कोई मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फेक्शन के अंदर कोई चेंज किया तो वो हमने क्या किया, रजिस्ट्रार के पास फाइल नहीं किया, तो उस केस के अंदर भी क्या कर सकता है, जो सीजी के पास पावर है वो इस डिफॉल्ट को भी क्या कर सकता है, रेक्टिफाई कर सकता है। ठीक है, तो देखो अगर है ना हमारा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो क्या हो जाते हैं, ओमिट कर देते हैं या फिर मिस स्टेटेड कर देते हैं, किसको रेक्टिफाई नहीं करवा पाते, मतलब क्या नहीं कर, तो जो आरओसी के पास फाइलिंग होती है, आरओसी को इंटीमेट करना होता है, पेमेंट करना होता है, वो नहीं करते, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इसको रेक्टिफाई कर सकती है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट रेक्टिफाई कभी करेगी, सिर्फ तभी करेगी जब कंपनी के पास क्या होगा, सफिशेंट कोज होगा कि हाँ भाई ठीक है, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी थी उसकी वजह से कंपनी नहीं कर पाई, और इससे क्या होगा, किसी भी प्रिजुडाइज का क्या मतलब होता है, अफेक्ट पड़ना। प्रिजुडाइज का क्या मतलब होता है, अफेक्ट, आप इसका लिख लीजिए, प्रिजुडाइज का मतलब होता है अफेक्ट, यानी इसमें से क्या होता है, कोई भी एडवर्स अफेक्ट नहीं कर रहा किसी के ऊपर, क्रेडिटर और शेयर होल्डर के राइट के ऊपर, यानी कंपनी के पास क्या है, एक पर्टिकुलर रीज़न है जो कि इस रीज़न की वजह से हम लोग क्या, मतलब हमारे पास टाइम नहीं था, मतलब ये टाइम क्यों नहीं था, हम टाइम पे फाइलिंग क्यों नहीं कर पाए, उसका एक सॉलिड रीज़न दे दे, और उसके साथ साथ क्या हो, इस जो लेट फाइलिंग से क्रेडिटर और शेयर होल्डर के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा राइट का, तो उस केस के अंदर क्या हो सकता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, रेक्टिफाई कर सकती है। ठीक है,
ठीक है, जो एप्लीकेशन हम लोग फाइल करेंगे किसको, सीजी को, वो कौन सी होगी, CHG 8 फॉर्म के अंदर होगी। और उसके बाद अकॉर्डिंग टू रूल 12 क्या दिया हुआ है, द सेंट्रल गवर्नमेंट मे ऑन द एप्लीकेशन फाइल्ड इन द फॉर्म ऑफ CGHN 8 इन अकॉर्डेंट विद सेक्शन 88। तो ठीक है, डायरेक्ट रेक्टिफिकेशन कंपनी क्या, जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, डायरेक्ट रेक्टिफाई कर सकती है ओमिशन को, मिस स्टेटमेंट को, जो किसने किया है, कंपनी ने की है। फाइलिंग कंपनी ने क्या ना फाइल करके, ROC के पास फाइल ना करके, चार्ज को और कोई भी उसमें मॉडिफिकेशन हुआ है तो वो ना करके CG क्या कर सकती है, उसको डायरेक्ट रेक्टिफाई कर सकती है। ठीक है, और CG क्या कर सकती है, एक्सटेंशन ऑफ टाइम है, सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज, फाइलिंग इज नॉट पेड विद इन द पीरियड ऑफ द 300 डेज, तो पेमेंट और सेटिस्फेक्शन। यानी या तो हमने क्या किया, इंटीमेट ही नहीं किया, हमने क्या किया, इंटीमेट तो किया लेकिन क्या किया, टाइम लिमिट थी उसके बाद में इंटीमेट किया। तो इस केस के अंदर क्या होगा, CG क्या कर सकती है, उसे रेक्टिफाई कर सकती है कि चलो ठीक है, ये तुम्हारी गलती क्या कर दी, हमने माफ़ कर दी। तो ये क्या, CG का रेक्टिफिकेशन। सो गाइस, आपका पूरा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको समरी दी हुई है एंड देन आपको क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं बिकॉज जो हमारा पेपर जो सॉरी चैप्टर था वो हमने अच्छे से कवर किया है, तो क्वेश्चन आंसर है बिल्कुल ईजिली कवर हो जाएंगे। फिर भी आपको कोई डाउट होते तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बता सकते हो। सो ओके गाइस, हमारा चैप्टर है वो फिनिश होता है। ओके गाइस, स्टे हेल्थी, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो इसे लाइक भी कर देना, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो गाइस प्लीज़। ओके गाइस, बाय बाय, स्टे हेल्थी, कीप स्माइल ऑलवेज।